बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये कैसी आग है, अब्रे बहार जलते हैं, चिराग जलते नहीं हैं, चिनार जलते हैं। नाज़रीन सामीन, आज 27 अक्टूबर और आज यौम स्याह मनाया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर भर में और दुनिया भर में जहाँ जहाँ कश्मीरी मुकीम हैं यौम स्याह मना रहे हैं। पाकिस्तान में भी यौम स्याह मनाया जा रहा है। पाकिस्तान टेलीविज़न आज खुसूसी ट्रांसमिशन का इनेकाद कर रहा है। इस ट्रांसमिशन का सिलसिला सुबह से जारी है। इस ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपके साथ हूँ मनासिर हुसैन और मैं हूँ समीना राना। नाज़रीन, 27 अक्टूबर यौम स्याह के तौर पर तो मनाया जा रहा है। पूरे मुल्क में जलसे जुलूस और रैलियाँ निकाली जा रही हैं, तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। और इस दिन की मुनासबत से वज़ीर आज़म इमरान खान, सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, चारों सूबाई गवर्नर्स, वज़राए आला और इसके अलावा जो वफाकी क़यादत है और मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं की जानिब से भी और मज़हबी रहनुमाओं की जानिब से भी और इसके अलावा सिविलियन लीडरशिप की जानिब से भी बड़े अहम किस्म के पैगामात जो हैं वो देखने और सुनने को मिल रहे हैं। और मज़म्मती बयानात हैं। बुनियादी तौर पर कि 27 अक्टूबर का जो पस मंज़र है वो 1947 की बात अगर की जाए तो ये वो दिन है जब भारत ने गासिबाना तौर पर मकबूजा कश्मीर में कब्ज़ा किया, अपनी फ़ौजें उतारी और उसके बाद फिर मजमूई तौर पर अगर बात की जाए भारतीय हुक्मरानों की तो रोज़े अव्वल से ही अखंड भारत और राम राज्य के क़याम के ख्वाब देखते चले आ रहे हैं। अक्सर बाज़मीर हल्के आज के इस दिन को यौम जारहियत भारत के नाम से भी जानते हैं। इसी मज़मूम रविश और इंतहा पसंदी के ज़ेर असर भारत ने हैदराबाद, दक्कन, जूनागढ़, मनावर को हड़प किया, गोवा और सकम पर कब्जा किया। साथ ही साथ सबसे बढ़कर मकबूजा कश्मीर पर भी अपना नाजायज़ तसल्लुत जमाया और इसे कायम रखने के लिए दिल्ली सरकार बदतरीन रियासती दहशतगर्दी जारी रखे हुए। और समीना, इसकी जो ताज़ा मिसाल है वो 5 अगस्त 2019 का इक़दाम है जब इंडियन आर्टिकल 370 और 35A का खात्मा किया गया। कई बरसों तक भारत खुद वादा करता रहा कि कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत का मौका दिया जाएगा, लेकिन इस ज़मन में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों की सरीहन खिलाफ वर्जी का सिलसिला शुरू किया गया जो ताहाल जारी है। बिल्कुल मनासिर, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि तमाम तर खिलाफ वर्जियों का सिलसिला ताहाल जारी है। और अगर हम आलमी बिरादरी की बात करें तो आलमी बिरादरी हमें इस सिलसिले में, इस मसले में खामोश तमाशाई नज़र आती है। लेकिन जिस तरह से मनासिर आपने जिक्र किया 5 अगस्त 2019 का, और जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, वज़ीर आज़म इमरान खान ने इक़्तिदार संभाला तो हमने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कश्मीरियों का मुकदमा जिस तरह से लड़ा गया उसकी भी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। और ख़ास तौर पर आज जब हम पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आज यौम स्याह की ट्रांसमिशन मना रहे हैं तो इसका मकसद, इस ट्रांसमिशन का, इस प्लेटफॉर्म का यही मकसद है कि हम दुनिया भर में कश्मीरियों की आवाज़ पहुंचा सकें, कश्मीरी क्या चाहते हैं वो हम बता सकें। और आज इस ट्रांसमिशन का मकसद आलमी बिरादरी को ये बावर करवाना है कि भारत ने कश्मीरियों की सरजमीन पर उनकी ख्वाहिशात के बरक्स कब्ज़ा जमा रखा है, जिसका खात्मा होना बेहद ज़रूरी है और वक्त आन पहुँचा है कि इस नाजायज़ कब्जे का खात्मा किया जाए। जी समीना, बिल्कुल। और आज पूरी पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ इस अज़्म की दोबारा से अदा करता है कि हम अपने मकबूजा कश्मीर के बहन भाइयों की अखलाकी, सियासी और सफारती हिमायत जारी रखेंगे। आज के दिन की मुनासबत से हमने चूँकि खुसूसी ट्रांसमिशन का इनेकाद किया तो इस वक्त स्टूडियोज़ में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं सैयद फैज़ नक्शबंदी साहब। आप हुर्रियत रहनुमा हैं। मकबूजा कश्मीर की तहरीक के हवाले से आपकी जो खिदमात हैं उनको हम खराज तहसीन भी पेश करते हैं। आपका एक जो अज़्म समीम है उसको भी खराज तहसीन पेश करते हैं। खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सैयद फैज़ नक्शबंदी साहब। जी शुक्रिया। फैज़ साहब, ये कहिएगा कि 1 जनवरी 1948 को भारत जो करारदाद खुद सलामती कौंसिल में लेकर गया, उसके बाद कई साल तक फिर राय शुमारी के हवाले से वादे किए गए, इसको बावर कराया गया, फिर खुद ही इसे अटूट अंक का ड्रामा रचाकर दिल्ली सरकार जो है मकबूजा कश्मीर में एक तसलसल के साथ जुल्म और जबर जो है वो उसका सिलसिला जारी रखे हुए है। माजी से लेकर अब तक सूरत हाल का अहाता अपने अल्फाज में करेंगे। जी शुक्रिया। पहले मैं आपको 27 अक्टूबर के हवाले से ये अर्ज़ कर दूं कि 27 अक्टूबर भारतीय मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम और दुनिया भर में जहाँ भी कश्मीरी आबाद हैं 27 अक्टूबर ऑक्यूपेशन डे और यौम स्याह के तौर पर मना रहे हैं, गिविंग ए क्लियर मैसेज टू द एंटायर वर्ल्ड that the people of the Indian occupied Jammu and Kashmir want immediate end of Indian occupation. ये इसका बुनियादी मकसद यही है। अगर आप थोड़ा सा पस मंज़र आपको बैकग्राउंड इसका बता दूं, जब
भारत ने फ्रॉडलेंटली बाई फोर्स अपनी फ़ौजें मकबूजा कश्मीर में उतारी, हमारे होमलैंड को कब्ज़ा किया. That continues up till now with widespread of human rights violations. ये मामला यूनाइटेड नेशन चला गया. यूनाइटेड नेशन ने रेजोल्यूशंस पास किए मकबूजा कश्मीर को, जिसमें हक़ खुद इरादियत कश्मीरी अवाम को दिया गया. वैसे मैं यहाँ आपको ये बता दूँ कि कानून के तहत जब रेजोल्यूशंस पास होते हैं तो कानून के तहत पार्टी कंसर्न ये ज़रूरी नहीं है कि वो उनको करारदादों को एक्सेप्ट करे, बट दे आर बाइंडिंग ऑन द स्टेट पार्टीज़. लेकिन हमारे केस में जो 5 अगस्त ये है 13 अगस्त और 5 जनवरी वाली जो दो रेजोल्यूशन अहम जो है, जो बेसिस एंड स्ट्रक्चर जो प्रोवाइड करती है, उसको इंडिया ने तस्लीम किया है. और यूनाइटेड नेशन में भारतीय मंदूब ने बार बार ये कमिटमेंट की है कि हम कश्मीरी अवाम को उनका हक खुद इरादत देंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे यूएन रेजोल्यूशंस. यही कमिटमेंट जो उस वक़्त का भारत का प्राइम मिनिस्टर था जवाहरलाल नेहरू, उसने इंडियन पार्लियामेंट में दुनिया के सामने बार ये कहा कि हम मकबूजा कश्मीर के अवाम को उनका हक खुद इरादत देंगे ताकि वो यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन के ऐन मुताबिक अपनी मुस्तकबल का फ़ैसला करें. लेकिन यहाँ ये हैरत कुन और अफसोसनाक मुकाम है कि एक तरफ भारतीय वज़ीर आज़म और भारतीय मंदूब जो सिक्योरिटी काउंसिल में है रेजोल्यूशन ये कमिटमेंट्स करते थे, और दूसरी तरफ इंडिया वाज डिप्लॉइंग इट्स फोर्सेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कश्मीर. एंड वंस इंडिया वाज श्योर नाउ द मिलिट्री ग्रुप ओवर कश्मीर इज स्ट्रॉन्ग एनफ, India started calling Kashmir as an integral part, ignoring the UN resolutions, ignoring the UN their responsibilities towards the United Nations. लेकिन कश्मीरी अवाम ने भारतीय नाजायज़ कब्ज़ा कभी तस्लीम नहीं किया, बल्कि जदोजहद कर रहे हैं, करते आए हैं और करते रहेंगे जब तक ना कश्मीरी अवाम को उनका हक खुद इरादत मिलता है. बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जब तक कश्मीरी अवाम को उनका हक़ खुद इरादियत नहीं मिल जाता फैज़ साहब कि वो कश्मीरी अपनी जद्दोजहद तर्क करने वाले नहीं हैं. 5 अगस्त 2019 की खुसूसन अगर हम बात करें तो उसके बाद से अब तक जो सब कुछ भारत ने कश्मीर में किया, उसके बाद जिस तरह से दुनिया के सामने भारत का जो असल चेहरा था वो खुलकर सामने आ गया कि आप नहीं समझते कि भारत ख़ुद को जमहूरियत का अलमबरदार कहलवाने वाला मुल्क, लेकिन अब ये चेहरा खुलकर दुनिया के सामने आ चुका है. बिल्कुल ये सच है. देखिए 5 अगस्त 2019 को एक यूनिलैटरल इलीगल एक्शन इंडिया ने लिया और हमारे होमलैंड को 2 हिस्सों में यूनियन टेरिटरी के साथ लगाया, जो अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं उनके बिल्कुल मुखालिफ है, इंटरनेशनल लॉ के मुखालिफ है. ये जितने भी कवानीन हैं ऑक्यूपेशन के उनके ख़िलाफ़ है, और इसका बुनियादी मकसद ये था कि मेन लैंड इंडिया से जो रहने वाले हिंदू हैं उनको वहाँ से उठा के हमारे मकबूजा कश्मीर में लाए और डेमोग्राफिक चेंजेस शुरू हों. आज तक जो इंडियन मीडिया ने भी कहा 17.25 लाख डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स इशू हुए हैं, और ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स फास्ट ट्रैक ऑनलाइन इशुएंस शुरू कर दी, और जो हिंदू हैं जो नॉन स्टेट सब्जेक्ट हैं उनको दिए गए, और अब वो वहाँ पर सेटलमेंट्स बनाना चाहते हैं जहाँ से वो इन हिंदुओं को आबाद करना चाहते हैं. ये यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशंस के ख़िलाफ़ है, इंटरनेशनल लॉ के ख़िलाफ़ है. स्पेसिफिकली 4th जेनेवा कन्वेंशन आर्टिकल 49 पैरा 6 जो मना करता है कि डेमोग्राफिक चेंजेस ऑक्यूपाइंग पावर्स नहीं कर सकती है, और अगर ऑक्यूपाइंग पावर्स ऐसा कुछ करेंगे इट विल अमाउंट टू द वॉर क्राइम्स. 146 और 147 आर्टिकल मेंशन्स दिस एज वॉर क्राइम्स.
اچھا فیض صاحب، اس کے علاوہ آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ مجموعی طور پر اگر ہم مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے تناظر میں خطے کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں تو دو ملکوں کا امن، جنوبی ایشیا کا امن اور پوری دنیا کا امن جو ہے اس وقت داؤ پر لگا ہوا ہے. لیکن اگر ہم بھارتی جارحیت کی بات کرتے ہیں تو اس کے تسلسل میں بھی ایک اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اقوام متحدہ کے کردار کی بات کریں، اس کا تجزیہ کریں تو بڑا جانبدارانہ کردار نظر آتا ہے. اقوام متحدہ اپنی ساکھ کھوتا چلا جا رہا ہے، اس پر سوالیہ نشانات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. کیسا دیکھ رہے ہیں آپ اقوام متحدہ کے اس کردار کو، اور کس طرح سے اس کو اچیو کیا جا سکتا ہے کہ اقوام متحدہ اپنا وہ رول پلے کرے جس کے لیے اس کی قراردادیں اس کی تفویض کرتی ہیں؟ جی ہاں، دیکھیے جی، مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اقوام متحدہ نے مختلف قراردادیں منظور کی ہیں اور وہ بائنڈنگ بھی ہیں. اگر یونائٹڈ نیشن اپنا جو ان کا یو این چارٹر کے تحت جو ان کا حق بنتا ہے، رسپانسبلٹی بنتی ہے، اگر وہ نہیں نبھائیں گے تو آنے والی جنریشن کیسے اعتبار کرے گی اس بڑے فورم پہ. لیکن اس کے باوجود 2018 اور 2019 میں ایک ڈیٹیلڈ رپورٹ ہائی کمیشنر فار ہیومن رائٹس جو جنیوا میں جو یونائٹڈ نیشن کا آفس ہے OHCHR، انہوں نے بڑا الیبریٹ ایک رپورٹ شائع کی جس میں پیلٹ گنز کا ذکر ہے، جس میں فریڈم آف سپیچ اینڈ ایکسپریشن کس طرح چھینا گیا، مقبوضہ کشمیر کے عوام کو فری اسمبلی نہیں ہے، وہ اظہار رائے نہیں ہے، کس طرح کسٹوڈیل ڈیتھس کی جاتی ہیں، کس طرح یہ پیلٹ گن چھوٹے چھوٹے بچوں کو بینائی سے محروم کیا گیا، اور لا تعداد ہمارے 30,000 کے قریب جو انجرڈ ہیں پیلٹ گن سے. یہ پیلٹ گن بھارت کے کسی علاقے میں استعمال نہیں ہوا، جی یہ صرف اور صرف بھارتی مقبوضہ کشمیر میں استعمال ہو رہا ہے، جس کا بنیادی مقصد ہے کہ یہ مسلمان ہیں اور ان چھوٹے چھوٹے بچے اسکول گوئنگ جو چلڈرن ہیں ہمارے ہیں ان کو پرماننٹلی آئی سائٹ ان کی بینائی بالکل بینائی چھینی جاتی ہے. اور ان کا قصور کیا ہے؟ آپ کا سوال ہے، ہم OHCHR جو یونائٹڈ نیشن کا ہے، جو انہوں نے رپورٹس دیے ہیں اور جو اس سال بھی ہائی کمیشن فار ہیومن رائٹس نے کشمیر کے مظالم کا ذکر کیا، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ یو این سیکرٹری جنرل، یو این سیکورٹی کونسل کے پریزیڈنٹ کو، ان کے ممبر سے ہماری اپیل ہے کہ وہ اپنی قراردادیں امپلیمنٹ کرائیں، انڈیا پہ پریشر ڈالیں تاکہ وہ جو کشمیر پہ جو یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز ہیں they must be implemented in اور letter and کشمیریوں spirit. کو ان کا حق جو ہے بنیادی حق خود ارادیت ملنا چاہیے. فیض نقشبندی صاحب، آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہی موجود ہیں. جس طرح سے آج ہم یوم سیاہ منا رہے ہیں اور خصوصی اس ٹرانسمیشن کا انعقاد کیا ہے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز نے، تو اسی خصوصی ٹرانسمیشن میں اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سینئر حریت رہنما منظور احمد شاہ صاحب نے. منظور صاحب، بہت شکریہ، آپ کو خوش آمدید کہیں گے اس ٹرانسمیشن میں. جس طرح سے آج ہم یوم سیاہ کی ٹرانسمیشن منا رہے ہیں، کشمیریوں کو سب سے پہلے تو اس ٹرانسمیشن میں ہم ان کے جذبہ حریت کو سلام پیش کرتے ہیں، اس جذبے کو جو کہ ختم نہیں ہو سکتا. بھارت جتنی بھی کوشش کر رہے لیکن اس جذبے کو دبایا نہیں جا سکتا. سب سے پہلے آپ کیا کہنا چاہیں گے، جس طرح سے فیض صاحب بھی اور ہم بھی بات کر رہے تھے کہ عالمی برادری کا کردار بہت ضروری ہے. 73 سال گزر گئے لیکن ظلم و ستم کا سلسلہ بند نہیں ہو پا رہا، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں پشاور میں جو مدرسے میں دھماکہ ہوا ان شہداء کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کے درجات بلند ہوں اور ان کے لواحقین کو صبر و جمیل عطا ہو، اس کے لیے میں دعا کرتا ہوں. جو سوال آپ نے پوچھا ہے کہ اقوام عالم کا کیا کردار ہے کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے، مسئلہ کشمیر ایک چونکہ انٹرنیشنل بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ملٹی نیشنل ایشو ہے اب 5 اگست 2019 کے بعد. اس لیے ورلڈ کمیونٹی کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر کو اس تناظر میں نہ دیکھیں کہ یہ جس طرح بھارت نے ایک فالس پروپیگنڈا شروع کی ہے کہ یہ انڈو پاکستان کے مابین ایک سرحدی یا ایک آپس کا تنازع ہے. اس تناظر میں نہ دیکھا جائے، اس تناظر میں دیکھا جائے کہ مسئلہ کشمیر اگر حل نہ ہو، پاکستان، انڈیا، چائنا اور ساؤتھ ایشیا کی باقی کنٹریز بھی اب پاکستان کے ساتھ مل گئی ہیں، وہ بھی ناراض ہیں ہندوستان سے. یہ سب
एक बहुत बड़े डायनामाइट के ऊपर बैठे हुए हैं और ये मसले कश्मीर एक फ्लैश पॉइंट है, डायनामाइट है ये। अगर इसको हल न किया जाए तो इस खित्ते का अमन भी पायदार नहीं रह सकता और आलमी बरादरी भी वो किसी चैन से नहीं बैठ सकती। इसलिए कि अभी आप देखिए कि भारत में जो मसला कश्मीर के हवाले से लेकर उन्होंने कश्मीर में जो तबाहियाँ मचाई हैं, अब वो तबाहियाँ उन्होंने तो खुद मुसलमानों के ख़िलाफ़ खुद भारत में शुरू कर दी हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए भारत अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ और मकबूजा कश्मीर के लोगों के ख़िलाफ़ एट वार है। और अगर ये सूरत हाल इसी तरह रही जिस तरह भारत को थपकी मिल रही है कि चाइना के ख़िलाफ़ वो करें, चाइना इस वक्त डोकलाम में और उसके बाद लद्दाख में आया हुआ है, तो अगर ये कॉन्फ्लिक्ट जो लद्दाख कश्मीर का हिस्सा है, अगर ये कॉन्फ्लिक्ट हल नहीं हुआ तो ये तो वार ब्रेकआउट हो जाएगा। और जब वार ब्रेकआउट हो जाएगा तो इस वक्त भी हिंदुस्तान की आबादी गुर्बत से यानी 60% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई है कोविड-19 के पेंडेमिक के बाद। और हिंदुस्तान के बड़े बड़े इदारे, बड़े बड़े बैंक बैंकरप्ट हो गए हैं, हिंदुस्तान की इकॉनमी मेल्टडाउन हो गई है। जब ऐसी सूरत हाल हो तो फिर अपने लोगों को बचाना फ़र्ज़ है या वार करना फ़र्ज़ है? दुनिया के अमन को बचाना ज़रूरी है या वार मॉन्गरिंग करना ज़रूरी है? तो वर्ल्ड कम्युनिटी को इसका एहसास करना चाहिए। राइट। फैज़ नक्शबंदी साहब, आपकी तरफ आना चाहेंगे। बात करना चाहूँगा खारजा पॉलिसी के हवाले से। हमने हर मोड़ पर, हर वक्त में, हर जगह, हर मौके पर जो है वो मकबूजा कश्मीर का भरपूर साथ दिया। हमारा अखलाकी, सफारती और सियासी फ़र्ज़ भी था, हमने इसको बखूबी निभाया भी है और हम आज इस अज़्म का इरादा करते हैं कि अपना यह फ़र्ज़ हम निभाते रहेंगे हक़ खुद रादियत के हुसूल तक। लेकिन यहाँ पर खारजा पॉलिसी के हवाले से बात करेंगे। मौजूदा हुकूमत की खारजा पॉलिसी गुज़श्ता हुकूमतों की निस्बत हमने देखी बहुत बेहतर, बड़ी कंपोस्ट है, लेकिन बेहतरी की गुंजाइश बहर सूरत मौजूद रहती है। खारजा पॉलिसी को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के हवाले से मकबूजा कश्मीर के तनाजुर में क्या किया जाना नागुज़ीर है? देखिए जी, पहले तो जो हमें पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत का पॉलिटिकल, मॉरल, डिप्लोमेटिक सपोर्ट है, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। और बहुत अच्छे इक़दाम हुकूमत पाकिस्तान ने मसले कश्मीर के रेजोल्यूशन और वहाँ पर जो होने वाले भारतीय मज़ालिम हैं जी, तो उन्होंने बहुत अच्छे इक़दाम लिए हैं। लेकिन जिस तरह आपने फरमाया, मज़ीद लेने की बहुत गुंजाइश है। कंक्रीट स्टेप्स जितने भी हमारी फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनको अप्रोच हो सकता है। और जो ह्यूमैनिटी पे यकीन रखते हैं, दुनिया भर में बहुत सारी ह्यूमैनिटी पे सारे यकीन रखते हैं, उन पे अप्रोच किया जा सकता है थ्रू फॉरेन ऑफिस। और एक लेजिटिमेट हक है। हम मकबूजा कश्मीर के अवाम आखिर मांगते क्या हैं? वो चीज़ मांगते हैं जो अक़वाम आलम ने उनको गारंटी दिया है। हक़ खुद इरादियत यूनाइटेड नेशन की करारदादों में है और वही कश्मीरियों का ये हक दिया गया है। हम इसी की इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं, कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूएन रेजोल्यूशंस। तो इसलिए हमारा एक जेन्युइन केस है। और ये भी हकीकत है कि भारतीय अफवाज वहाँ पर बेपनाह मज़ालिम डाल रहे हैं। 5 अगस्त से ऑनवर्ड्स ये डेमोग्राफिक चेंजेस जो लॉ वॉर क्राइम्स के ज़ुमरे में आ जाता है। आप देख लीजिए ये कितनी नाइंसाफ़ी है कि बंदूक की नोक पे लोगों को घरों में बंद किया जाता है। बिल्कुल। मेन लैंड इंडिया से हिंदू उठा के उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स जो 24 आवर्स में फास्ट ट्रैक ऑनलाइन इस्राइली मॉडल को फॉलो किया जा रहा है। इसको फॉलो करते हुए मेन लैंड इंडिया से हिंदुओं को ला के हमारे कश्मीर में आबाद किया जा रहा है। वहाँ पर सेटलमेंट जो इजरायली टाइप सेटलमेंट्स है वो बनाए जा रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है। बिल्कुल जी, ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है और अब वक्त आन पहुंचा है कि इस नाइंसाफ़ी का खात्मा कश्मीरी चाहते हैं, पाकिस्तानी भी चाहते हैं और दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि भारत कश्मीर में जो सब कुछ कर चुका, अब उसकी इंतहा को सूरत हाल पहुँच चुकी है और अब इसका खात्मा जो है वो होना चाहिए और आलमी बिरादरी को अपना किरदार अदा करने की बेहद ज़रूरी है। ट्रांसमिशन का सिलसिला नाज़िन जारी है। हमारे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए।
جی میرا نام علی شان ہے، تو میں اسکول میں پرائیویٹ اسکول ہے اس کا پرنسپل ہوں۔ تو یہ علاقہ جورا ہے، ایل او سی سے تقریباً 3 کلومیٹر کا فاصلہ ہے یہاں سے۔ انڈین فائرنگ کی وجہ سے ہمارے جو ہے روڈ بند اور ہماری پوری نظام زندگی جو ہے ہمارا وہ مفید ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس ٹوٹلی جو ہے 3 مہینے ہوتے ہیں جس میں ہم روزگار کی تلاش میں ادھر ادھر جاتے ہیں۔ اس کے بعد سب سے بڑا جو مسئلہ ہے ہمیں جو ہے ہمارے انڈین فائرنگ ہے، اس کی وجہ سے نہ کوئی آدمی مزدوری کر سکتا ہے، کسی جگہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی ہے، کوئی کاروبار ہمارے پاس نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر وقت خطرہ رہتا ہے کہ انڈین فائرنگ ہوگی اور اس کے بعد ہمارا جو ہے سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ 19 اکتوبر یہ 2019 کی رات کو جو فائر ہوا تھا اس علاقہ میں، پوری یہاں پہ جس طرح قیامت صغریٰ تھی، یہ جتنا آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ سب مکان دوبارہ ان کی ریپیئرنگ کی ہوئی ہے۔ یہ سارے یہ ساتھ میں ہمارے اسکول ہمارا یہ تباہ ہوا تھا، اوپر سے چادریں جو تباہ ہو گئی تھی، لوگ شہید بھی ہوئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ جو بہت زیادہ معذوری کی حالت میں وہ ہاسپٹل میں ابھی سارے بچے اگر اسکول میں پہلے تو خوف کے مارے آتے ہی نہیں ہیں، ڈر کی وجہ سے نہیں آتے، اگر کوئی 1 گھنٹہ آیا بھی تو اس کے بعد پھر یہ خطرہ ہوتا ہے کہ ابھی فائر آ جائے گا، پھر بھاگ جاتے ہیں۔ لوگ زیادہ تر مشکلات کا شکار ہیں، ہر لحاظ سے پریشان ہیں، خوف ہے کہ جی ابھی فائر آئے گا اور ہم مر جائیں گے سب۔ Has alienated Kashmiris across the board, and very rightly so. They have been put under complete shutdown. Because it is a part of the Hindu nationalist dream to kind of unify Kashmir with the rest of India. I think the people of Kashmir and their autonomy has strongly been clamped down. नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहेंगे। 27 अक्टूबर के हवाले से पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की जानिब से खुसूसी तौर पर मुनक़्क़िद की गई इस ट्रांसमिशन में हम यौम स्याह के हवाले से बात कर रहे हैं। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के तनाज़ुर में भारत का जबर, रियासती दहशतगर्दी और इस्तबदाद तसलसल के साथ जारी है। 73 बरस होने को हैं कि आज भी मकबूजा कश्मीर के जो अवाम हैं वो एक तसलसल के साथ कुर्बानियाँ दे रहे हैं। वहाँ पर शहीद होने वालों की मैयतों को आज भी पाकिस्तान के परचम में लपेट कर उनकी तदफीन की जाती है, जो इस अज़्म की गम्माज़ी करता है कि मकबूजा कश्मीर के जो हमारे बहन भाई हैं वो किसी सूरत जो है वो भारत के साथ अलहाक नहीं चाहते। वो इस्तिस्वाब राय चाहते हैं, राय शुमारी चाहते हैं और अक़वाम मुत्तहिदा की उन करारदादों पर अमल दरामद चाहते हैं जिनका वादा भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर खुद किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद अक़वाम मुत्तहिदा गए, सलामती कौंसिल में करारदाद पेश की, वहाँ पर बातचीत की गई। उसके बाद सालों तक इस अज़्म को दोहराया गया कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में राय शुमारी कराई जाएगी, लेकिन उसके बाद भारत खुद अपने वादे से मुकर गया और कश्मीर को अटूट अंग का राग अलापने लगा और ये सिलसिला ताहाल जारी है। और गुजरते वक्त के साथ साथ जितनी भी भारत में हुकूमतें आईं, मकबूजा कश्मीर पर अरसा हयात जो है वो तंग होता गया। बिलखुसूस नरेंद्र मोदी के दूसरे और हालिया दौरे हुकूमत में हमने देखा कि वहाँ पर जुल्म और बर्बरियत और बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक़ की जो बुनियादी खिलाफ वर्जियाँ हैं उनकी धज्जियाँ उड़ा दी गईं। हद तक ये खिलाफ वर्जियाँ की गईं, इस हद तक ये पामारियाँ की गईं कि इंसानियत भी शर्मा जाए। लेकिन समीना, एक बात बिल्कुल रोज़ रोशन की तरह आया है कि तारीख़ इंसानी उठाकर देख लें, बिलखुसूस तारीख़ इंसानी उठाकर देखने की भारतीय हुक्मरानों को इस वक्त अशद ज़रूरत है कि कभी भी दुनिया के किसी खित्ते, किसी कोने, किसी मुल्क में आज तक आज़ादी की तहरीक कभी दबाने से नहीं दबी, क्योंकि खून फिर खून है, बहता है तो जम जाता है, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। बिल्कुल, और इसी बात का जिक्र आज एक बार फिर से वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी अपने वीडियो पैगाम में किया। आज के दिन की मुनासिबत के हवाले से वज़ीर आज़म
की जानिब से कहा गया कि 27 अक्टूबर 1947 की जब बात होती है तो ये तारीख का वो स्याह बाब है जिसकी कहीं कोई मिसाल नहीं मिलती। और एक बार फिर से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से नरेंद्र मोदी, RSS और हिंदुत्व सोच का भी जिक्र किया गया। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यह भी कहा कि अब नरेंद्र मोदी और मोदी हुकूमत को, भारत को ये समझ आ जाना चाहिए कि 73 साल गुजर जाने के बाद और बेपनाह जुल्म, मज़ालिम, तशद्दुद कर लेने के बाद भी जब कश्मीरियों का जज्बा हुर्रियत, जज्बा आज़ादी और हक़ खुद इरादियत लेने का जो जज्बा है वो कम नहीं हो सका, तो अब भारत को ये बात समझ लेनी चाहिए कि वो कश्मीरियों के इस जज्बे को कभी नहीं दबा सकते। बिल्कुल समीना, और इसमें स्मीम है एक, और आज हर सतह पर दुनिया के हर मुल्क में कश्मीरी मौजूद हैं। वहाँ पर बिलखुसूस पाकिस्तान में और मकबूजा कश्मीर में इस अज़्म का अदा किया जा रहा है कि हम इस्तिस्वाब राय के हुसूल तक, हक़ खुद इरादियत के हुसूल तक कश्मीरियों के साथ अपनी जद्दोजहद को जारी रखेंगे। और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की जो भारत ने खिलाफ वर्जियाँ की हैं उसके हवाले से भी हम बात करेंगे कि बुनियादी तौर पर बैनुल-अक़वामी क़वानीन इस खुसूसी तनाजुर में क्या कहते हैं, माजी क्या था, हाल क्या है, किस तरह से भारत ने जो है वो अपना वतीरा और अपनी इस गेम को जो है वो तसलसल के साथ जारी रखा है। बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हैं, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनके साथ हम गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब। जी वालेकुम सलाम मनाज़िर, शुक्रिया आपका बुलाने का आज अपने शो के अंदर। यू वेलकम। आपका भी शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने वक्त निकाला, इस खुसूसी ट्रांसमिशन में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तैमूर मलिक साहब, कहिएगा कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन जो हैं अगर उनकी हम बात की जाए, बिलखुसूस अक़वाम मुत्तहिदा जैसे बड़े प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो वहाँ पर इंसानी हकूक़ की यकसा तश्कील दी जाती है कि तमाम ममालिक इन क़वानीन को फॉलो करने के, इनकी पाबंदी के हवाले से जो है वो एक जैसा किरदार अदा करेंगे। लेकिन ईस्ट तैमूर की बात की जाए वहाँ पर सूरत हाल, और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल की बात की जाए वहाँ पर सिचुएशन और अगर इसराइल के हवाले से जो वो करारदाद लाई जाए तो उस पर रवैया कुछ और। तो बुनियादी तौर पर बैनुल-अक़वामी क़वानीन की इस वक्त हैसियत क्या है, अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार क्या है, और वो कौन कौन से बैनुल-अक़वामी क़वानीन हैं जिनकी भारत तसलसल के साथ धज्जियाँ उड़ा रहा है? देखिए, बहुत ज़रूरी सवाल आपने पूछा है और इसमें हमें इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए कि हिंदुस्तान जो है वो ना सिर्फ आजकल के क़वानीन और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है, बल्कि ये मामला सारा 1947 से ही शुरू होता है। और उसके बाद से 1948 में भी जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने रेजोल्यूशंस पास की और कहा कि जी कश्मीरियों को अपने हक़ खुद इरादियत मिलेगा, तो वहाँ से बात ये शुरू होती है। और आज तक जो अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल है वो कश्मीर के मामले को लेकर अपनी मीटिंग्स में चला रही है और जो रेजोल्यूशन हैं वो भी एग्जिस्ट करती हैं। इसी तरह यूनाइटेड नेशंस का मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप है फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान जो एग्जिस्ट करता है और जिसको इंडिया एक्सेस नहीं देता, लेकिन उसके बावजूद ये सब मामला जो हैं वो एक बैनुल-अक़वामी सतह पे इस वक्त मौजूद हैं। फिर अब आजकल की हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो जिस तरह आपके शो के अंदर पहले आपके गेस्ट ने बात की है कि बहुत सारे इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की जा रही है, वो चाहे जिनेवा कन्वेंशन के अंडर हो, वो जिस तरह की ह्यूमन राइट्स वॉच ने या जेनोसाइड वॉच ने जिस तरह हाईलाइट किया है कि इस वक्त जेनोसाइड वॉच कहती है कि जी उनके 10 डिफरेंट स्टेजेस होती हैं जेनोसाइड की, जिससे अंदाजा होता है कि शायद यहाँ पे एक मुल्क के अंदर या किसी एक खत्ते के अंदर जेनोसाइड करने की कोशिश की जा रही है। तो उन 10 की 10 सिचुएशन जो हैं उसमें जो IIOJ है उसके अंदर उसकी निशानदेही की जा रही है और ये पाकिस्तान नहीं कह रहा, ये जेनोसाइड वॉच की सरकारी रिपोर्ट कह रही है। बिल्कुल। तो बहुत सारे मामलात हैं ऐसे जहाँ पे इंडिया जो है। बिल्कुल बैरिस्टर साहब, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जब मकबूजा कश्मीर की बात करें तो जहां पर भारत जो है वो खिलाफ वर्जियां कर रहा है आलमी कवानीन की। अगर पैलेट गन्स के इस्तेमाल की ही बात कर लें जिस पर पाबंदी है, भारत ने इस कानून की भी खिलाफ वर्जी की है। आलमी कवानीन क्या कहते हैं इस बारे में? बिल्कुल जी, ये खिलाफ वर्जी है ना सिर्फ बैनुल-अक़वामी कवानीन की, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ये जो इंडिया के अपने मकामी कवानीन हैं उनकी भी खिलाफ वर्जी है। किसी भी मुल्क का, खास तौर पे जो मुल्क अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरी रियासत कहलाता हो, उसमें ऐसी कोई इस किस्म की चीज़ों की गुंजाइश नहीं हो सकती। तो इंडिया मुसलसल ना सिर्फ बैनुल-अक़वामी बल्कि अपने हिंदुस्तानी कवानीन की भी खिलाफ वर्जी कर रहा है और इससे ये साबित होता है कि वो कश्मीर को
جو کلیم کرتے ہیں ایک اسپیشل اسٹیٹس دینے کا انلیگلی انڈین آکوپائڈ کشمیر کو، وہ اس کے بجائے اس کو وہ اسپیشل اسٹیٹس ایک نیگیٹو سینس میں دے رہے ہیں کہ جو چیزیں ان کی دلی اور ممبئی میں جو قوانین لگتے ہیں اور جن کی وہ پاسداری کرنے کی بات کرتے ہیں، ان کی وہ پاسداری IIOJK کے اندر نہیں کرتے ہیں، اور وہاں پہ وہ اسپیشل قوانین لگاتے ہیں پبلک سیفٹی ایکٹ ٹائپ، جن کے تحت وہ بلکہ کشمیری رہنماؤں کو اور کشمیر کے عوام کو انڈر تھریٹ اور سیٹ کے اندر رکھتے ہیں۔ تو ابھی بھی جو 5 اگست 2019 سے جب انہوں نے آرٹیکل 370 کو ایبروگیٹ کیا ہے اپنے کانسٹیٹیوشن کو، اور اس کے بعد سے ڈیموگرافک چینجز لانے شروع کیے ہیں IIOJK کے اندر، تو یہ ان سب قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور انہوں نے ایک قسم کا IIOJK کے اندر انٹرنیٹ سے لے کے اور باقی ہر قسم کی موومنٹ کو ریسٹرکٹ کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ بین الاقوامی قوانین اپنی جگہ ہیں، یہ ان کے لوکل قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے، اور ان کی عدلیہ کا بھی کے اوپر بھی یہ چیز باور کرانی چاہیے کہ وہ کشمیریوں کے حقوق کو انہوں نے بالکل وہاں پہ کوئی رائٹس نہیں۔ بیرسٹر تیمور ملک صاحب، آپ ماہر ہیں بین الاقوامی قانون کے، خصوصی طور پر آپ نے وقت نکالا اور پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی اس آج یوم سیاہ کشمیر جو 27 اکتوبر کے تناظر میں کنڈکٹ کی گئی ہے، اس میں آپ پارٹیسپیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ سامعین، ہم ناظرین بات کر رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے تناظر میں 73 سال گزر چکے ہیں کہ تسلسل ہے جبر کا، تشدد کا اور انتہا پسندی کا، عسکریت پسندی کا، کس ستم کا یہاں پہ تذکرہ کیا جائے کہ بنیادی انسانی حقوق وہ تو درکنار رہ گئے، اب تو اجتماعی طور پر بالارادہ جو ہے وہ تمام معاملات جو وہ سر انجام دیے جاتے ہیں۔ کبھی معصوم بچیوں کی عصمت دری کی جاتی ہے، کبھی معصوم بچوں کو بربریت کا نشانہ بنایا جاتا ہے، کبھی اجتماعی طور پر فائرنگ کی جاتی ہے، کبھی پبلک سیفٹی قانون پبلک سیفٹی کا ایکٹ جو ہے وہ کالا قانون، اس کا ایک عجیب سا استعمال اور بھونڈا استعمال کیا جاتا ہے۔ حریت قیادت کو پابند سلاسل کیا گیا ہے، گھروں میں نظر بند کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ عالمی میڈیا میں ہم اجاگر کر رہے ہیں تمام یہ مظالم اور تمام حقائق جو اس وقت بھارت کی جانب سے زیادتیاں اور جبر اور تشدد کیا جا رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں۔ ذمہ داری کیا بنتی ہے بین الاقوامی کمیونٹی کی؟ اقوام متحدہ کس طرح سے اپنا رول پلے کرے گا؟ OIC اور عرب لیگ جو ہیں ان پلیٹ فارمز کو ہم کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں؟ منظور احمد شاہ صاحب حریت رہنما ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ان کے ساتھ بات کریں گے۔ کس طرح سے OIC اور عرب لیگ کا پلیٹ فارم استعمال کیا جا سکتا ہے کہ ہم کوئی ایک پازیٹیو رزلٹ حاصل کر سکیں اور دو نیوکلیئر جو وہ طاقتیں ایک تصادم کی طرف جو وہ گامزن ہیں، اور عالمی برادری اس حقیقت سے بخوبی آشنا ہو رہی ہے کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں کہ بھارت کا جبر ہے وہ ایک تسلسل کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس پر آپ کیا کہیں گے منظور احمد شاہ صاحب؟ دیکھیے، UN سیکیورٹی کونسل کے 15 ممبران میں ایک چھوٹا ملک گیمبیا بھی ہے، اور گیمبیا نے میانمار کے مسلم کش فسادات کے اور میانمار کی حکومت کے خلاف ایک کیس دائر کیا اور ICJ نے ان کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے۔ حالانکہ وہ گیمبیا کدھر اور میانمار کدھر ہے، نہ کوئی سرحد ملتی ہے، نہ کوئی جگہ ملتی ہے، نہ کوئی علاقہ ملتا ہے، اور اسی طرح OIC چونکہ ان کا ہمارے ساتھ نظریاتی وابستگی ہے، ہمارا دین ایک ہے، ہمارا مذہب ایک ہے، ہمارا چونکہ ہم ایک ہی خلافت عثمانیہ کے زمانے میں ایک ہی ملک کے حصے تھے، تو اس لیے بہت سارے ہمارے تعلقات اور ریلیشنز ہیں۔ اس بنیاد پر OIC کو گیمبیا کی مثال سامنے لیتے ہوئے انسانی حقوق کے خلاف ورزی کے حوالے سے اور وار کرائمز کے حوالے سے ICJ میں کیس دائر کرنا چاہیے۔ یہ تو پاکستان کو بھی کرنا چاہیے، مگر OIC اگر یہ کر لے، OIC بڑا پلیٹ فارم ہے۔ اسی طرح دوسرا یہ ہے کہ OIC کے علاوہ بھی جو نیم ہے، نان الائیڈ موومنٹ ہے، اسی طرح اور بھی ذیلی تنظیمات ہیں، معتمر عالم اسلامی ہے، ان سب کو مل کر UNO میں جا کے اپنا ووٹ اور اپنا پریشر بلڈ کرنا چاہیے اپنا ہندوستان کے خلاف، اور اپنا ووٹ پاکستان کے حق میں دینا چاہیے جب بھی کوئی کشمیر کے حوالے سے کوئی UNO میں ڈیبیٹ ہو۔ یہ دوسرا طریقہ ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ پاکستان کو اپنی سفارتی مہم کو تیز کرنا چاہیے۔ میں فیض نقشبندی صاحب کی موجودگی میں یہ برملا کہنا چاہتا ہوں، پاکستان نے 5 اگست کے بعد سے لے کر اب تک پبلک ڈپلومیسی تو بہت کی ہے،
इमरान खान साहब के बड़े इंटरव्यूज़ आए हैं, इमरान खान साहब का UNJ में ये तकारीर भी आई हैं और भी बहुत सारे TV चैनल्स पे उन्होंने कश्मीर के हवाले से हालात को उजागर किया है, भारतीय मज़ालिम और उनकी दर्दगी को उजागर किया है, मगर फॉर्मल डिप्लोमेसी जिसको कहते हैं वो अभी तक नहीं हुई। Formal diplomacy means you have to, Prime Minister has to engage another country's Prime Minister. ये जो हमारा फॉरेन मिनिस्टर है उसे किसी और कंट्री के काउंटर पार्ट को एंगेज करना चाहिए। इसी तरह जब मैं एक वाक़या आपको याद दिलाना चाहता हूँ, when 1971 occurred, पाकिस्तान को जब खुदा न खास्ता भारत ने डिसमेंबर कर दिया, उससे पहले इंदिरा गांधी ने 15 ममालिक का तूफ़ानी दौरा किया एक ही जहाज़ में, और उसने अपील ये ली कि हमारे बगल में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, हम इनडिफरेंट कैसे रह सकते हैं, इसलिए हमें इंटरवेंशन की इजाज़त दी जाए। और दरपरदा अमेरिका ने और इसी तरह बिल्कुल आप सही USSR ने, उस वक्त के USSR ने उन्हें सपोर्ट किया। इसी तरह हमारे वजीर आजम को भी पूरी दुनिया का दौरा करना चाहिए, ये प्रायोरिटी है। मंजूर अहमद शाह साहब, अगर हम देखें वजीर आजम इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में 2 बार जिस मुदब्बराना दबंग अंदाज में मसला कश्मीर के हवाले से बात की, उन्होंने ख़ुद को कश्मीर का सफ़ीर करार दिया और उन मज़ालिम का जिक्र किया इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर, जिससे पहले हमने कभी नहीं देखा। और इस तकरीर के बाद हमने ये भी देखा कि दुनिया को ये मालूम हुआ कि कश्मीर में ज़मीनी हक़ाइक़ हैं क्या। इससे पहले तो भारत ने जो ज़मीनी हक़ाइक़ थे वो तक छुपा रखे थे। क्या आप नहीं समझते कि इन 2 सालों से पहले भारत ये कहता था कि मसला कश्मीर भारत का अंदरूनी मसला है, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि मसला कश्मीर अब दुनिया का मसला बन चुका है। बिल्कुल, भारत की अपनी गलतियों की वजह से और भारत की अपनी दहशतगर्दी की वजह से, भारत की अपनी स्टेट टेररिस्ट फॉरेन पॉलिसी की वजह से मसला कश्मीर दुनिया में उजागर हो गया है। इमरान खान साहब ने जो कुछ भी कश्मीर के हवाले से किया उसको हम सराहते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और इसके साथ ही हम ये चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने अपने आप को कश्मीरियों का सफ़ीर मुकर्रर किया है, तो ये सफ़ारत करने का, इस सफ़ारतकारी का अब आगाज़ होना चाहिए। और ये इट इज़ पेंडिंग येट, मगर इसे पेंडिंग अब नहीं होना चाहिए। और दूसरा मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमें ये नैरेटिव पूरी दुनिया को बता देना चाहिए कि इंडिया इज़ ए टेररिस्ट स्टेट। उसकी दलीलें हमारे पास बिल्कुल है। मसलन कैसे 1947 में उन्होंने बाई फोर्स जूनागढ़ को एनेक्स किया, उन्होंने हैदराबाद दक्कन को मनावदर को इनको फौजी एक्शन के ज़रिए से एनेक्स किया। इसका मतलब है उन्होंने अपनी फ़ौज को एज ए टेररिस्ट टूल एंड इंटिमिडेटिंग टूल उन हुक्मरानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया। और यही नहीं, उन्होंने यही सब कुछ मकबूजा कश्मीर में 27 अक्टूबर जब उन्होंने अपनी फ़ौजें लैंड की, तब से लेकर आज तक उन्होंने यही स्टेट इंटिमिडेटिंग एंड स्टेट टेररिस्ट पॉलिसी अपनाई हुई है। और इतना ही नहीं, श्रीलंका में उन्होंने जाकर जाफना में LTTE बनाई और वहाँ फिर इंटरवेंशन किया। उन्होंने पीस प्रोसेस के पीस कीपिंग फोर्सेस के नाम से उन्होंने अपनी फोर्सेस भेज दी। तो इसके बाद एक बहुत बड़ा साइन है उन्होंने किया, पाकिस्तान को डिसमेंबर किया, वहाँ उन्होंने अपनी स्टेट टेररिस्ट पॉलिसी को अपनाया और अपनी स्टेट टेररिस्ट फोर्सेस को इंटरवीन के इंडक्ट किया मुक्ति बाहिनी के नाम से सिविलियन ग्रैब में, और ईस्ट पाकिस्तान को डिसमेंबर किया, वहाँ लोगों को कत्ल किया, लाखों लोग वहाँ कत्ल किए गए। और इसी तरह उनकी ये पॉलिसी रुकी तो नहीं है। हमें दुनिया को ये बताना चाहिए कि आज पेशावर में क्या हुआ। आज उन्होंने यही स्टेट टेररिस्ट पॉलिसी अपनाई हुई है और उन्होंने कराची में ये स्टेट टेररिस्ट पॉलिसी शुरू की थी 1976 में, और तब से लेकर आज तक कराची को भी जहन्नमज़ार बनाया गया है। पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान अब दुनिया के खिलाफ करता हो या न करता हो, मगर पाकिस्तान के खिलाफ तो हिंदुस्तान स्टेट टेररिस्ट पॉलिसी पर कारबंद है और इसे दुनिया को बिल्कुल। और ये हकीकत पर मबनी बात है कि झूठ, मकारी, फरेब और इंतहा पसंदी भारत की तारीख के हर सफ़े पर दर्ज है। हम आपका
اور मकबूजा कश्मीर में बसने वाले हमारे जो तमाम बहन भाई हैं उनको खराज तहसीन पेश करते हैं और इंशाअल्लाह कश्मीर जो है वो ज़रूर आज़ाद होगा। सैयद फैज़ नक्शबंदी साहब आपकी आमद का और मंसूर अहमद शाह साहब आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। सामईन और नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के तनाजुर में 27 अक्टूबर 1947 के भारतीय इक़दाम की मजम्मत के सिलसिले में पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर और दुनिया भर में मुकीम जो कश्मीरी हैं वो यौम स्याह मना रहे हैं और इसी पर हमने ट्रांसमिशन का भी इनेकाद किया है। इस दिन से भारत ने जो रियासती दहशतगर्दी का घिनौना खेल शुरू किया, अब इसका अंजाम दूर नहीं, क्योंकि कानून फितरत है कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है और इंशाअल्लाह कश्मीर में आज़ादी का सूरज एक दिन ज़रूर तुलू होगा और बहुत जल्द होगा। और बिल्कुल कश्मीरियों को उनका हक के खुद इरादियत भी ज़रूर मिलेगा। इसी ट्रांसमिशन के तवज्जुह से इस प्लेटफॉर्म से पाकिस्तानी अवाम अपने मजलूम कश्मीरी बहन भाइयों को उनके जज्बा हुर्रियत को सलाम पेश करते हैं। एक ब्रेक और ब्रेक के बाद ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।